गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम 67 बीपीएससी के री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन का सेट जो है वो सी है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मिजोरम, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नागालैंड, मिजोरम एवं मेघालय में पंचायत व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2025, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2026। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका परिसीमन को 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए इसे रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक, ऑप्शन ए है संविधान का अंतिम विवेचक है, ऑप्शन बी है सिविल न्यायालय है, ऑप्शन सी है संघीय न्यायालय है, ऑप्शन डी है मानव अधिकारों का संरक्षक है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है तथा संविधान का अंतिम विवेचक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन ए है सलाहकार आयोग, ऑप्शन बी है सलाहकार समिति, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है वित्त समिति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करती है। राज्यपाल द्वारा ऐसे वित्त आयोग के गठन का उपबंध अनुच्छेद 243(1) में उपलब्ध है। अनुच्छेद 243(1) में कहा गया है कि अनुच्छेद 243(1) के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का भी पूर्वावलोकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है समरस जीवन, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है मानव पूंजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामुदायिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 798, ऑप्शन डी है 788, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 788। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपबंध अनुच्छेद 66 में यह उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार
पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है कितनी भी बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है 2 बार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कितनी भी बार। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ये 3 सत्र हैं बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायाधीश टीवी वेंकटरामा अय्यर, ऑप्शन बी है श्री एम, ऑप्शन सी है न्यायाधीश JL कपूर, ऑप्शन डी है न्यायाधीश VK सुंदरम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री MC शीतलवार। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC शीतलवाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 172, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि एवं अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। अतः भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 83 एवं अनुच्छेद 172 में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ऑप्शन ए है 2.1%, ऑप्शन बी है 1%, 1.3%, ऑप्शन सी है 1.7%, ऑप्शन डी है 0.7%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में 1.7% था। 2018 में विश्व की वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.5% पर पहुंच गई, जो विश्व के 1.7% वाणिज्यिक निर्यात से दोगुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुदान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए है 501.5 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 201.23 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 109.5 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 209.5 मिलियन टन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 109.5 मिलियन टन। चतुर्थ अग्रिम अनुदान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन टन है। चतुर्थ अग्रिम उत्पादन 2020-21 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन होगा। चतुर्थ अग्रिम उत्पादन 2020-21 के अनुसार चावल का उत्पादन 122 से 127 मिलियन टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है इसकी शुरुआत साल
2017 में हुई थी। ऑप्शन बी है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। ऑप्शन सी है यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। ऑप्शन डी है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कथन सही है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम चीन के साथ भारत की सीमा के साथ गांवों को कवर करेगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विरल आबादी के साथ जो आमतौर पर छूटे हुए गांवों को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत कथन को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है। ऑप्शन बी है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी है बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वह गलत कथन है। बिहार के आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जो वृद्धि हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में 6.4% की वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में 6.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है पटना, मुंगेर, नालंदा। ऑप्शन बी है मुंगेर, नालंदा, पटना। ऑप्शन सी है नालंदा, मुंगेर, पटना। ऑप्शन डी है नालंदा, पटना, मुंगेर। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा, मुंगेर, पटना। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार सही क्रम जो है वह है नालंदा, मुंगेर और पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। ऑप्शन ए है 3.47%। ऑप्शन बी है 9.89%। ऑप्शन सी है 3.18%। ऑप्शन डी है 12.1%। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। यह राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है हर खेत में सिंचाई का पानी। ऑप्शन बी है सभी के लिए वायु मार्ग। ऑप्शन सी है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन डी है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी के लिए वायु मार्ग। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। 7 निश्चय भाग 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा। ऑप्शन बी है अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज। ऑप्शन सी है
नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। ऑप्शन डी है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। अररिया का 20.6 हजार रुपया है, नवादा का 23.4 हजार रुपया है, किशनगंज का 23.2 हजार रुपया है, शिवहर का 19.6 हजार रुपया है और पूर्वी चंपारण का 22.3 हजार रुपया प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत की 21% 9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ऑप्शन बी है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है वो गलत है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, यह कथन गलत है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं करता। ऑप्शन बी है वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक। ऑप्शन सी है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में से 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ऑप्शन डी है वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं है, भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। भारत में सूक्ष्म उद्यम उद्योग में सबसे अधिक रोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि। ऑप्शन बी है वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। ऑप्शन सी है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण। ऑप्शन डी है कुओं का निर्माण। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कथन विकल्प में से कोई नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य घटक निम्न है: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, वाटर रोड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोत निर्मित करना है, जल निकायों की मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण, प्रारंभिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण आदि है। इसके अंतर्गत जल मृत के पुनर्भरण में वृद्धि करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि ऋण। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष कराधान। ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष कराधान। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना
और कृषि ऋण से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है एनपीएसओ इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी है एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन सी है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन डी है एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सभी कथन सही है। एनपीएसओ को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। ऑप्शन बी है विनिवेश। ऑप्शन सी है पीएम गति शक्ति। ऑप्शन डी है समावेशी विकास। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनिवेश। विनिवेश भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। बजट में सम्मिलित मुख्य बातें निम्न है: पीएम शक्ति, समावेशी विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 11.5%, ऑप्शन बी है 10.9%, ऑप्शन सी है 12.5%, ऑप्शन डी है 11.7%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11.7%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 11.7% था। 2021-22 के दौरान प्रत्यक्षता जीडीपी का अनुपात 5.6 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम डैश दिया था। ऑप्शन ए है बलिदान द्वीप, ऑप्शन बी है नवोदय द्वीप, ऑप्शन सी है स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी है शहीद द्वीप, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। नवंबर 1943 को जापान की सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आजाद हिंद फौज द्वारा सर्वप्रथम मोइरांग नगर वर्तमान मणिपुर में अपना झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूपी। चौरा चौरी स्थान उत्तर प्रदेश में है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा किया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड में कुल 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी था पटना, ऑप्शन डी है दरभंगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। बंगभंग आंदोलन के आंदोलनकारियों को कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने कठोर दंड दिया था। किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला जज बनकर आया था। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस एवं प्रफ्यूल चाकी ने बम फेंका था। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग को किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी है सैयद अली जहीर, ऑप्शन सी है जगजीवन राम, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। कुल सदस्य 14 थे। कुछ अंतिम सरकार के मंत्री थे आसफ अली रेलवे विभाग के थे मंत्री, लियाकत अली खां वित्त विभाग के मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री थे। इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ऑप्शन ए है दशहरा, ऑप्शन बी है दिवाली, ऑप्शन सी है वैसाखी, ऑप्शन डी है होली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिवाली। 1942 ईस्वी में दिवाली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ऑप्शन ए है नवंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सितंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन डी है अक्टूबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिसंबर 1946 ईस्वी में। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र संविधान सभा के सभापति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें 1962 में भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक
भारत के राष्ट्रपति पद पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी है M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी है शौकत अली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। इन्हें बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाता था। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक भी है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के तहत अंग्रेजी सरकार ने बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटने का निर्णय लिया था। बंगाल विभाजन की इस घोषणा के विरोध में कांग्रेस द्वारा बंग भंग आंदोलन, प्रथम स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस दिन को आंदोलन के नेताओं ने पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया था। इस आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन ए है माइकल ओडायर, ऑप्शन बी है सैंडर्स, ऑप्शन सी है जनरल डायर, ऑप्शन डी है कर्जन वाइली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइकल ओडायर। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। क्रांतिकारी सरकार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 को लंदन के फॉक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। जलियांवाला हत्याकांड के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर दोनों दोषी थे। 1927 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह वर्ष
1928 में गुजरात क्षेत्र में एक किसान आंदोलन था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व बारदोली तालुका के मेहता बंधुओं ने किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे।